treat all religion equally और state has no religion। दो मीनिंग है, एक नेगेटिव वे में है, एक पॉजिटिव वे में। सेकुलरिज्म को पढ़ रहे हैं, सेकुलरिज्म को ही धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। हिंदी में इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में इसका मीनिंग यही है कि ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, और इसका नेगेटिव सेंस में ये है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। अगर एक लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ इसको, तो मैं सिंपल से कह सकता हूँ कि सेकुलरिज्म वो विचारधारा है जो कहती है किसी भी स्टेट में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली रिलीजन का कोई असर उस पर नहीं होगा। वहाँ पे जो भी चीजें होगी रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए नहीं की जाएंगी। ये अब सेकुलरिज्म को लेके कई बार एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सेकुलरिज्म इंडिया में कैसे आया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो आजकल जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है हिंदू राष्ट्र वाला, कि इंडिया में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये भी काफी लोगों का झगड़ा है, जो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसको भी लेके सेकुलरिज्म होगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये चीजें हैं। अब सेकुलरिज्म का मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूँ कि सेकुलरिज्म इंडिया में कैसे आया। एक बार हिस्ट्री पे मैं हिस्ट्री करूँगा शॉर्ट में, बाकी इसके लिए डिटेल में अलग से बताया जाएगा। हिस्ट्री में यही है कि बहुत समय पहले की बात है, जब पूरे वर्ल्ड पे एक चर्च का जो कब्जा था, एक चर्च गवर्न करता था पूरे वर्ल्ड को, उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे कम्युनिटीज बढ़ी, नए स्टेट एग्जिस्टेंस में आए, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हुई, और चर्च का और उनका आपस में झगड़ा होने लगा, और उन झगड़ों के संबंध में ही सेकुलरिज्म का शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार। ओली होप एक अच्छे जूरिस्ट हुए, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद ये सब होगा। फिर इंडिया में आया। इंडिया में मैं कहूँ तो पहले सनातनी थे, सभी सनातन धर्म था, उसके बाद में मुस्लिम्स आए, उसके बाद में ब्रिटिश आए, जैन, बुद्धिज्म, ये सब चीज़ें बढ़ी, और धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा। और फिर 1947 आते आते देश को दो भागों में बांटा गया, मुस्लिम और हिंदू के बेस पे बांटा गया। एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, दूसरा हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अब सेकुलरिज्म जो शब्द है, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। अब जो सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये सही बात है बिल्कुल, वो प्रीएम्बल में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसमें कहा गया, डाला गया, ये कब ये डाला गया, 42 अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। अब कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये सेकुलरिज्म वर्ड नहीं होता ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता था, ये डाल दिया इंदिरा गांधी सरकार ने वोट बैंक के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डाला गया, उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो सेकुलर ही है, उससे पहले का है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो आर्टिकल है जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ये ठीक है, बाद में डाला गया। हालांकि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो वर्ड है, इन पे संविधान सभा में जो बहस हुई, जो ब्रजेश मिश्रा करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने रखा था इस बात को कि वो इन दो वर्ड्स को डाले, उसमें नहीं डाला गया, बाद में डाल दिया गया, 42 अमेंडमेंट में डाला गया। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे सेकुलर जो आर्टिकल्स है जो सेकुलर को सपोर्ट करते हैं, सेकुलर स्टेट को। तो आर्टिकल 14 कहता है सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, धर्म के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वली ट्रीटमेंट, राइट टू इक्वलिटी की मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 14 सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद 15 करता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, 5 ग्राउंड दिए गए हैं, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन सब के बेस पे नहीं कर सकते। आर्टिकल 60 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, उसके बाद 23 बात करता है, और सबसे ज्यादा मेन अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 25 से 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है। हाँ, इसमें 3 चीजें दी गई कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मॉरलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। अगर इनमें ये डिस्टर्ब होती है तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा राइट टू रिलीजन फ्रीडम के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा तो यही है आर्टिकल 44, हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, पहले इसको 35 फंडामेंटल राइट्स में डालने की बात हो रही थी, पर इसको नहीं डाल पाए।
हाँ, तो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक बड़ा आज के दिन मुद्दा चल रहा है। हालांकि सरकार कुछ ही दिनों में इस पे कानून लेके आने वाली है, कानून आएगा भी, इस पे बहुत बात चर्चाएं हो चुकी है, राज्यसभा लोकसभा में भी कई बिल इस पे आ चुके हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है। उसके बाद आर्टिकल 51A जिसको भी बाद में डाला गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें ई और एफ जो पॉइंट है वो सपोर्ट करते हैं सेकुलरिज्म को। उसके बाद 325 आर्टिकल जो 324 से 330 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 325 जिसमें कहा गया कि इलेक्शन अगर धर्म के नाम पे इलेक्शन करवाते हो आप, रिलीजन के बेस पे आप इलेक्शन अगर जीत के आते हो तो आपका इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वो अलग बात है कि अभी जो राजनीति चल रही है वो धर्म के नाम पे चल रही है। तो ये हाँ, इसमें पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसकी धारा 123 123(3) में ये ग्राउंड दिया गया है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में रिलीजन के बेस पे होता है तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं भी कि सेकुलरिज्म वर्ड को बाद में डाल के बना, नहीं, ये पहले से इसका नेचर ही सेकुलर है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हिंदू राष्ट्र। उसके बाद इसके रिगार्डिंग एक केस है SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा अच्छा, उससे पहले केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को कहा गया था कि गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, बाकी पार्ट को अमेंड कर सकती है। और SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया कि जो सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर नहीं सकती पार्लियामेंट। तो ये तो बिल्कुल ही ना सोचे कि अमेंड कर दिया जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र इसको बना दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है वो सभी के सभी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर प्रीएम्बल में अगर ये ना भी डाला जाता तो भी ऑलरेडी पहले से सेकुलर है देश, बहुत सी चीजें हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये उस समय था कि जब केशवानंद भारती 1973 में ये केस आया था और वो कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट कुछ चीजें अमेंड नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी सरकार ने सिर्फ इसलिए डाला अपनी पावर दिखाने के लिए, चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है, और उन्होंने ये वर्ड डाला। अगर ये वर्ड इतना ही मुश्किल होता तो जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करती है जनता पार्टी, जिसकी सरकार 1978 में सरकार आई, जस्ट इमरजेंसी के जस्ट बाद सरकार आई, तो उन्होंने भी 44th अमेंडमेंट किया और वो इन वर्ड्स को हटा देते, अमेंड करके हटा देते, पर इन वर्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए इनको हटाया नहीं गया। ठीक है, ये तो हो गए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद करता हूं कि कुछ लॉज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आईपीसी की बात करूं, इंडियन पेनल कोड, इसमें किसी रिलीजन के बेस पे कुछ भी चीजें नहीं है। हाँ, ऑफेंस को क्लासिफाई किया है कि रिलीजन को आप किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हो और चीजें करते तो पनिशेबल को बनाया गया। तो इंडियन पेनल कोड है, सभी धर्मों के लागू होता है एक समान। उसके बाद सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें केसेस भी है। 125 का बड़ा फेमस केस है मेंटेनेंस को लेके, उसमें शाहबानो का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 वो इक्वली सभी पे अप्लाई होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो सीआरपीसी ऑलरेडी सेकुलर को सपोर्ट करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, ये सपोर्ट करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ये रिलीजन नेचुरल जो ये सपोर्ट करता है। जुनाइल एक्ट है, पहले हिंदू क्रिश्चियन पार्शियल में एडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब जुनाइल एक्ट ऐसा है जिसके तहत कोई भी धर्म हो, कोई रिलीजन हो, वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। तो जुनाइल एक्ट हो गया जो धर्म से ऊपर है। स्पेशल मैरिज एक्ट है कि किसी भी धर्म के आए मेल फीमेल आए शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में नास्तिक जो है वो भी आ सकते हैं, तो ये धर्म से अलग है। ओथ एक्ट आ गया 1969 में। ओथ एक्ट में ये डाल दिया है कि हम देखते हैं कि जैसा कि फिल्मों में देखते हैं हम कि उस पे गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के ये शपथ दिलाई मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब ढकोसला है। ओथ एक्ट के आने के बाद में
ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के धर्म के नाम, किसी धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के शपथ ली जाए, वो अलग बात। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, अमेरिका में है, मिनिस्टर जो है वो ओथ जो है वो गॉड के नाम पे लेते हैं, वहाँ पे है। तो ये कुछ कुछ एक्ट है। अब कुछ केसेस की मैं बात कर लेता हूँ, जुडिशरी की बात करता हूँ। ये जुडिशरी, जहाँ जुडिशरी ने स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया है, इसके हक में फैसले दिए। पहला केस है साबानो केस, मेंटेनेंस को लेके था, 125 सीआरपीसी को लेके था कि मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता के हकदार रहेगी उसके पति के छोड़ देने के बाद, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। सेम है जैसे कि हिंदू पत्नियों को ये हक है। साबानो के केस में था ये हुआ, वो अलग बात है। 1984 का केस, 1986 में राजीव गांधी सरकार ने वोट बैंक के लिए या मुस्लिम मिनिस्टर्स जिन्होंने काफी विरोध किया उनके लिए फिर 1986 में एक अलग बिल लेके आए और इस फैसले को नजरअंदाज किया गया। वो अलग बात है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए वो, ठीक है। उसके बाद डैनियल लतीफी का केस है। डैनियल लतीफी वही इंसान है जो साबानो केस में